इस वीडियो में हम लोग 2021 के जेई मेंस के सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इसमें हम लोग फरवरी और मार्च के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और अप्रैल और मई के लिए एक दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिलो रिगार्डिंग द कोलॉइड्स इज। कोलाइडल सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग में पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन शोज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही ये है। बेसिकली एक बार मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, होता क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बेसिकली सिर्फ नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे। अब मान लो आप 10 ग्राम कोई सॉलिड लो, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप पार्टिकल बनाओ, तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल का साइज़ बहुत ही छोटा होता है। तो इस 10 ग्राम से छोटे छोटे पार्टिकल्स के नंबर्स ज़्यादा बनेंगे। मान लो सिंबॉलिकली मैंने ये 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 8 पार्टिकल्स बनाए। तो अगर आप कोलाइडल बनाओगे तो ट्रू सॉल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग कोलाइडल के पार्टिकल्स के नंबर्स ज़्यादा होंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बनाओगे तो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे। तो आप देखोगे 10 ग्राम में हो सकता है ये सिर्फ 3 ही पार्टिकल बन पाए, जहाँ यहाँ पे ये इतने सारे पार्टिकल बने थे, ये सिर्फ 3 पार्टिकल बनेंगे। तो फॉर्म करते हैं। मैं एक्चुअल में जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसको ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ट्रू सॉल्यूशन के केस में जो पार्टिकल्स के नंबर होंगे वो ज़्यादा होंगे। वही जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो उसमें जो पार्टिकल्स के नंबर्स होंगे वो कम होंगे, क्योंकि उसके लार्जर साइज़ है। तो सेम मास के लिए लार्जर साइज़ होने के कारण ये सिर्फ 3 होगा। और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। तो इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो तो करेगा लेकिन ये कम करेगा, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा करेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम मास से फॉर्म हुए हैं और इसमें कम फॉर्म हुए हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोलाइडल सॉल्व के लिए कम होता है और ट्रू सॉल्यूशन के लिए ज़्यादा होता है। तो दैट्स वाई ये कहना गलत है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो ही नहीं करता, ये गलत होगा। हाँ, कोलाइडल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम शो करता है क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कम होंगे, और ट्रू सॉल्यूशन ज़्यादा शो करता है क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टिकल ज़्यादा हैं। तो दैट्स वाई ये जो पहला स्टेटमेंट है शोज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है, शो करेगा कम करेगा। नेक्स्ट है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर कैन स्टॉप द फ्लो ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, ये गलत है। एक ऑर्डिनरी जो फ़िल्टर पेपर है उसके पोर के साइज़ लार्ज होते हैं, ये बड़े बड़े साइज़ के इसके पोर्स होंगे ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर का। तो इससे जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो आसानी से पास कर जाएगा, बहुत आसानी से पास कर जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर है। अब ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर से हम अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर फॉर्म करते हैं। उसके लिए जो ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर है उसको हम 4% एक्चुअल में सेलोफेन से डिप किया जाता है। तो जो सेलोफेन होता है वो 4% सेलुलोज इन एल्कोहल एंड ईथर, इन एल्कोहल प्लस ईथर सॉल्वेंट्स में होता है, यही होता है सेलोफेन। इसी में हम इसको डिप करते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड से हार्ड करते हैं। तो फ़िल्टर पेपर को सेलोफेन में डिप करके फॉर्मेल्डिहाइड से उसकी हार्डनिंग की जाती है। तो जैसे ही फॉर्मेल्डिहाइड से हार्डन करोगे तो उसके पोर के साइज़ छोटे हो जाएंगे और फिर वो फ़्लो को अलाउ नहीं करेगा कोलाइडल पार्टिकल्स का। लेकिन जो ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर है उससे तो आसानी से फ़्लो कर जाएगा। तो फॉल्स तो यही हो गया, जो सेकेंड वाला है यही होगा, इनकरेक्ट पूछा है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। द फ्लक्चुएटिंग पावर ऑफ Al3+ इज़ मच मोर देन Na+, एकदम सही है, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज उतना ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग पावर। Al3+ ज़्यादा से ज़्यादा कोलाइडल नेगेटिव सॉल वाले जो कोलाइड्स होंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के कारण कम कंसंट्रेशन पे ही ये सबको बड़ा साइज़ करके प्रेसिपिटेट करा देगा। तो यही फ्लक्चुएटिंग पावर है। तो जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग पावर। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अ कोलाइडल सोल्यूशन शोज़ ब्राउनियन मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, बिल्कुल सही है। ब्राउनियन मोशन होता है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल से टक्कर खा के इधर उधर रैंडम वेलोसिटी में मूव करना पार्टिकल्स का। तो इसके पार्टिकल के साइज़ छोटे होते हैं
बहुत छोटे नहीं, छोटे होते हैं, तो वो छोटे जो होते हैं वो ब्राउनियन मोशन यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल से कोलाइड करके रैंडम इधर उधर मूव करते हैं, इसीलिए सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं। वाइल सस्पेंशन में क्या होता है, बहुत बड़े पार्टिकल्स हो जाते हैं, तो इसीलिए वो सॉल्वेंट से कोलाइड भी करेंगे ना, डिस्पर्शन मीडियम जिसे हम कहते हैं, सॉल्वेंट का मतलब डिस्पर्शन मीडियम, उससे कोलाइड भी करेंगे तब भी उनका कुछ नहीं होगा, उनमें कोई जिगजैग वेलोसिटी नहीं आएगी, वो नीचे की तरफ ग्रेविटी के कारण जाके सीधे सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन कोलाइडल में ऐसा नहीं होता है और ये रीज़न है ब्राउनियन मोशन के कारण। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ड्रग एंजाइम इंटरैक्शन आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। कह रहे हैं इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं पहले ना एक बार कैटालिसिस की बेसिक थ्योरी लेके आ गया हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में हमें हेल्प करेगा। जो कैटलिस्ट हैं वो बेसिकली 3 पार्ट में उसको कैटेगराइज किया है, होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो याद होना चाहिए कौन कौन से एग्जाम्पल है। SO2 + O2 के रिएक्शन में हम NO को यूज़ करते हैं और SO3 बनता है। एसिटिक एसिड और H2O के केस में हम लोग HCl को यूज़ करते हैं और एसिटिक एसिड और मिथाइल अल्कोहल फॉर्म होगा। एस्टर से हाइड्रोलाइसिस से एसिड और अल्कोहल फॉर्म होगा, तो इसमें HCl यूज़ होता है एसिड कैटलिस्ट। सुक्रोज़ है, उसको H2SO4 एक एसिड के प्रेजेंस में हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ग्लूकोज + फ्रुक्टोज बनता है, तो इसमें भी H2SO4 है। और ये होमोजेनियस कैटालिसिस क्यों है, क्योंकि जो कैटलिस्ट का फेज़ है वो रिएक्टेंट के फेज़ से मैच कर रहा है। जैसे ये गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, तो सेम फेज़ हो गया, इसीलिए होमोजीनियस हो गया। ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, तो ये सारे के सारे एक्वस यानी लिक्विड में है, तो दैट्स वाई ये तीनों का सेम फेज़ हो गया। सिमिलरली एक्वस, एक्वस एंड एक्वस, इनका भी सेम फेज़ है। तो ये किस केस में कौन सा कैटलिस्ट है एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, SO2 और O2 के लिए NO यूज़ करते हैं और SO2 से डायरेक्ट SO3 के लिए प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। इसमें है कि KClO3 में जब आप MnO2 ऐड करोगे तो KCl + O2 देगा, तो ये पता होना चाहिए कि KClO3 के डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम MnO2 यूज़ करते हैं कैटलिस्ट। हाबर्स प्रोसेस बहुत फेमस है अमोनिया का प्रिपरेशन, इसमें आयरन कैटलिस्ट होता है और MO मॉलिबेडिनम प्रमोटर होता है। प्रमोटर कैटलिस्ट की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, तो पता होना चाहिए आयरन कैटलिस्ट और MO प्रमोटर। फिर SO2 प्लैटिनम कैटलिस्ट SO3, ठीक है। और इसमें हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन सब का फेज़ अलग है, सारे अलग अलग फेज़ में, ये गैस है तो ये सॉलिड है, ये गैस है ये सॉलिड है। ये ओस्टवाल प्रोसेस है, HNO3 के प्रिपरेशन में अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके NO बनाते हैं और फिर NO को फिर हम ऑक्सीजन से ट्रीट करके NO2 बनाते हैं और उस NO2 को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो हम HNO3 मिलता है। तो इसका भी कैटलिस्ट ओस्टवाल प्रोसेस का प्लैटिनम रोडियम कैटलिस्ट, प्लैटिनम कैटलिस्ट है, रोडियम प्रमोटर है, तो ये भी पता होना चाहिए। वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन में निकल यूज़ किया जाता है। एक्चुअल में कहीं पे भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट लेते हैं। CO और H2 ये सेलेक्टिवनेस ऑफ कैटलिस्ट के एग्जांपल्स हैं कि कैटलिस्ट बदल देने से प्रोडक्ट बदल जा रहा है, यानी किसको आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा, इसको कहते हैं सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो COH2 के रिएक्शन में अगर निकल यूज़ कर लेंगे तो मीथेन बनेगा। CO और H2 के रिएक्शन में कॉपर, ZnO और CrO3 यूज़ करेंगे तो मिथाइल अल्कोहल फॉर्म होगा। और CO और H2 में अगर कॉपर कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म होगा। तो ये एकदम पता होना चाहिए किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट जियोलाइट से रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी। जियोलाइट पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। ये एल्यूमिनो सिलिकेट होता है और बेसिकली हनी कम स्ट्रक्चर होता है और ये बहुत अच्छा शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होता है हनी कम स्ट्रक्चर के कारण। शेप सेलेक्टिव का मतलब इसका शेप ऐसा होता है कि बहुत सारी जगहों पे ये एज ए कैटलिस्ट बहुत इफेक्टिवली यूज़ होगा। ये ZSM5 याद रखना है। एक्चुअल में क्रैकिंग रिएक्शन पेट्रोकेमिकल में इसको यूज़ किया जाता है, वाइडली यूज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, फॉर हाइड्रोकार्बन क्रैकिंग एंड आइसोमराइजेशन। हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग और आइसोमराइजेशन करके पेट्रोल वगैरह बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं ZSM5। इसके पहले वाले वीडियोज़ में भी मैंने इन सारी चीज़ों को बताया था। वाइल जो अल्कोहल है उस पर ZSM5 आप रखोगे तो गैसोलीन बना देगा या पेट्रोल बना देगा, ठीक है। तो ये जियोलाइट का डिटेल है।
ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4, इसका भी याद रखना है। वेनेडियम पेंटॉक्साइड या प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस, ये कैटलिस्ट होता है। और ये पूरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस मैंने लिख दिया है। S+O2 SO2 देता है और SO2 इसके प्रेजेंस में SO3 बनाएगा और इसी SO3 को H2SO4 में हम ऐड करके H2S2O7 जिसमें पानी मिला के H2SO4 आप बना लोगे। तो यही होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। फिर एंजाइम कैटलिस्ट पे आते हैं, इसके भी डिटेल्स मैंने लिख दिए हैं। पहले तो ये सारे एंजाइम्स पता होने चाहिए NCERT का एकदम। सुक्रोज में इन्वर्टेज एंजाइम यूज़ करते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनता है। ग्लूकोज में जाइमेज एंजाइम यूज़ करेंगे तो इथाइल अल्कोहल और CO2 बनेगा। स्टार्च में डायस्टेज तो माल्टोज बनेगा। माल्टोज में माल्टेज एंजाइम यूज़ करेंगे तो ये ग्लूकोज बनेगा। यूरिया में यूरेज यूज़ करेंगे, यूरिया का तो नाम ही है, माल्टेज का भी जो नाम है वही आ रहा है। यूरेज यूज़ करेंगे तो अमोनिया प्लस CO2 में टूट जाएगा, जो कि यूरिया को एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो यूरेज होना चाहिए। यूरेज के प्रेजेंस में ये होता है। प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम में एमिनो एसिड बनाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जो एंजाइम होता है कब इफ़ेक्टिव होता है, जब टेम्परेचर 298 से 310 केल्विन होगा और pH 5 से 7 केल्विन होगा, तो ये हाईली एक्टिवेटेड होता है। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर ही है ये, और pH भी ये स्टमक का तो हाईली एसिडिक होता है, मतलब अलग अलग जोन में अलग अलग pH होता है बॉडी के। तो ये pH जो होता है ये एंजाइम के लिए बहुत ही बेस्ट है। फिर एंजाइम एक्टिवेटर, जो एक्टिवेट करता है, NCERT ने दिया है वही मैंने लिख दिया है। मेटल आयंस जो होते हैं जनरली एक्टिवेटर होते हैं, ये सारे मेटल आयंस हैं, यही एक्टिवेटर होंगे। दूसरा, ये एक एग्जांपल स्पेशली लिखा हुआ है कि जो एमाइलेज है उसमें आप Na+ या NaCl से Na+ ही मिलेगा, ये ऐड कर दोगे तो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। तो हो सकता है ये पूछ दे कि एमाइलेज के लिए किसको यूज़ किया जाता है, कौन से आयन को यूज़ किया जाता है एक्टिवेट करने के लिए, तो Na+ पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर मतलब जो एंजाइम को डीएक्टिवेट कर दे। तो दो तरह के इनहिबिटर होते हैं, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, जो एंजाइम है, एंजाइम का एक एक्टिव साइट होता है जहाँ पे किसी सब्सटेंस को वो अट्रैक्ट करता है और सब्सटेंस को अट्रैक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है। तो जो भी आप ड्रग लेते हो, बेसिकली ड्रग्स जो होते हैं वो एंजाइम इनहिबिटर होते हैं। तो ड्रग लेते हो वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, वो कॉम्पीट करेगा, सब्सटेंस के पहले यहाँ पे पहुँचने की कोशिश करेगा ताकि इसको ब्लॉक कर दे और वो रिएक्शन ना हो पाए, ठीक है, जो हम चाह रहे हैं। तो जो ड्रग्स वगैरह होते हैं वो जनरली इस कैटेगरी में आते हैं और वो क्या करते हैं, एक्टिव साइट को ही ब्लॉक करते हैं। वाइल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो एक्टिव साइट को कुछ नहीं करेगा। जो भी ड्रग नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की कैटेगरी में आएंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे साइट को ऑक्यूपाई करेंगे, जिसको कि एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। एलोस्टेरिक साइट पे ये जाके अटैच होंगे और जैसे ही एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होंगे तो ये पूरा का पूरा जो एंजाइम है डिफॉर्म हो जाएगा। तो ये रहा इसका एक्टिव साइट, ये दूसरे शेप का बन गया। अब जो सब्सटेंस है जो इसमें पहले फिट बैठता था, अब शेप बदलने के कारण इसमें फिट नहीं बैठेगा। तो इससे क्या है कि ड्रग को कॉम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है एक्टिव साइट के लिए, वो सीधे एलोस्टेरिक साइट पे जाके बैठ के इसको डिफॉर्म कर देगा और जो इनकमिंग सबस्ट्रेट है उसको यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होने देगा। तो यही होता है इसका मैकेनिज़्म। तो यही सब चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इतनी स्टोरी है। तो अभी का जो क्वेश्चन है उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ होना है। तो अब देखते हैं क्या ये क्वेश्चन है। कह रहा है द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, वही जो अभी मैंने बताया था, जो सेकंड वाला एलोस्टेरिक साइट पे जो अट्रैक्ट हो रहा है, बाइंड्स टू द एलोस्टेरिक साइट, एग्जैक्ट वही चीज़ जो मैंने बताया था वही आ गया। तो बिल्कुल ये एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होता है। द एलोस्टेरिक इनहिबिटर चेंज द एंजाइम्स एक्टिव साइट, बिल्कुल सही है, एंजाइम के एक्टिव साइट को ही वो चेंज कर देता है, उसका शेप ही बदल देगा। फिर है एलोस्टेरिक इनहिबिटर कम्पीट्स विद द एंजाइम्स एक्टिव साइट, ये गलत हो गया, उसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस इज़ रॉन्ग, और इसने रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा है, तो थर्ड वन इज़ करेक्ट। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स द एंजाइम्स एक्टिव साइट, बिल्कुल सही है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर तो यही करता है ना, एंजाइम के एक्टिव साइट पे ही जाके बैठ जाता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं, फॉर द कोएगुलेशन ऑफ नेगेटिव सॉल्ट
नेगेटिव सॉल्व है तो इसका मतलब हमें पॉजिटिव ऐड करना होगा ताकि ये जो पॉजिटिव जाए और बहुत सारे जो नेगेटिव सॉल्व्स हैं, नेगेटिव सॉल्व का मतलब होता है जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इतने बड़े साइज़ का हो जाएगा कि अब सीधे नीचे की तरफ ग्रेविटी से खींचा हुआ चला जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा। तो कह रहे हैं द कोएगुलेशन फॉर द कोएगुलेशन ऑफ नेगेटिव सॉल्व द स्पीशीज़ बिलो दैट हैज़ हाईएस्ट फ्लक्चुएटिंग पावर। तो जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा वही होगा। तो सबसे पहले जो स्पीशीज़ आपको सेलेक्ट करना होगा नेगेटिव सॉल्व के लिए पॉजिटिव वाला होना चाहिए। तो पॉजिटिव वाले हमारे पास ये दोनों हैं। अब इन दोनों में इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो इसी की फ्लक्चुएटिंग पावर ज़्यादा होगी, इसीलिए सेकंड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आते हैं द चार्जेस ऑन कोलाइडल CDS सॉल्व एंड TiO2 इज़। इसकी पहले मैंने NCERT से उठा के पूरी लिस्ट यहाँ पे दे दी है क्योंकि एक दो का रटने से कुछ नहीं होगा, वी शुड हैव अ एंटायर लिस्ट। जो पॉजिटिव सॉल्व होते हैं सारे हाइड्रोक्साइड, मेटल के हाइड्रोक्साइड वो पॉजिटिव सॉल्व्स हैं। तो मेटल के हाइड्रोक्साइड को ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, इनका ऑक्साइड डॉट H2O। H2O का नंबर कुछ भी हो सकता है इसीलिए XH2O इन जनरल लिख दिया है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड Al2O3 डॉट XH2 एंड सिमिलरली क्रोमियम का यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, इसको OH होल थ्राइस होगा, OH होल थ्राइस, क्रोमियम OH होल थ्राइस करेक्ट कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। फिर TiO2 ऑल हाइड्रोक्साइड हो गया, TiO2 हो गया। हीमोग्लोबिन वो भी पॉजिटिव सॉल्व में होता है, बहुत सरप्राइजिंगली हीमोग्लोबिन तो पॉजिटिव में होता है लेकिन ब्लड जो होता है वो नेगेटिव सॉल्व होता है, तो ये पता होना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन एंड बेसिक डाइज मिथाइलिन ब्लू, ये लिस्ट है। हाइड्रोक्साइड, मेटल के हाइड्रोक्साइड, TiO2, हीमोग्लोबिन एंड बेसिक डाइज, ये सारे पॉजिटिव सॉल्व्स हैं। और नेगेटिव सॉल्व में आएंगे जितने भी मेटल के सॉल्व्स हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम सॉल्व जिसको कि ब्रिज्ड आर्क प्रोसेस से प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो यहाँ पे आएंगे। जितने भी सल्फाइड सॉल्व्स हैं वो सारे के सारे नेगेटिव सॉल्व्स हैं। AS2O3, AS2S3, CDS, ये सब नेगेटिव सॉल्व्स हैं। ब्लड नेगेटिव सॉल्व्स हैं। एसिडिक डाई ये भी नेगेटिव सॉल्व है, ठीक है। कांगो रेड हो गया, ईओसिन हो गया, तो ये सारे के सारे नेगेटिव में आएंगे, ईओसिन, कांगो रेड। इसके अलावा लेटेक्स, स्टार्च, गम, जेलेटिन, क्ले, ये सारे भी नेगेटिव सॉल्व में आते हैं। तो इतना नेगेटिव सॉल्व का एग्जांपल है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन में, इसने CDS उठाया है और TiO2 उठाया है, ये दो एग्जांपल्स उठाए हैं। तो CDS नेगेटिव सॉल्व होगा और TiO2 पॉजिटिव सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं अ हार्ड सब्सटेंस मेल्ट्स एट हाई टेम्परेचर। देखो ये हाई टेम्परेचर पे मेल्ट कर रहा है और ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है। एंड इज़ एन इंसुलेटर इन बोथ सॉलिड एंड मोल्टन स्टेट। सॉलिड और मोल्टन स्टेट दोनों में ये इंसुलेटर है। द सॉलिड मस्ट लाइकली टू बी एन, देखो आयनिक सब्सटेंस नहीं हो सकता है, जैसे NaCl है, जब ये सॉलिड होता है तो आयंस अलग नहीं होते हैं, तो इंसुलेटर है। लेकिन जैसे ही आप इसको हाई टेम्परेचर पे मोल्टन फॉर्म में ले आओगे तो मोल्टन फॉर्म में जब ये मेल्ट होगा तो इसके Na+ और Cl- सब अलग हो जाएंगे, Cl- सब अलग हो जाएंगे। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस आयन इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो इसीलिए ये तो हो ही नहीं सकता है। मॉलिकुलर सॉलिड ये भी इनवैलिड है। मॉलिकुलर सॉलिड इसीलिए इनवैलिड है क्योंकि इंसुलेटर तो होगा सॉलिड और मोल्टन में, लेकिन ये मेल्ट लो टेम्परेचर पे होता है। जैसे कि मॉलिकुलर सॉलिड का एग्जांपल H2O जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपस में एसोसिएट होते हैं आइस में, तो इसकी आप मेल्टिंग पॉइंट देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसी पे मेल्ट हो जाएगा। सॉलिड आइस जो सॉलिड CO2 होता है ये सॉलिड आइस कहते हैं, ये 0 से भी कम पे मेल्ट हो जाएगा। तो ये सारे मॉलिकुलर सॉलिड है जो कि वान डर वाल फोर्सेस से होते हैं, तो ये हाई टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होते हैं, तो इस पैरामीटर के कारण ये रूल्ड आउट। नेक्स्ट आते हैं मेटालिक सॉलिड और उसके बाद है कोवेलेंट सॉलिड। तो जो मेटालिक सॉलिड हैं जो मेटल के फॉर्म में है बेसिकली मेटालिक सॉलिड ये तो जो भी मेटल्स होते हैं सारे के सारे मेटल्स वो इसी कैटेगरी में आते हैं। और मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है, मान लो आयरन का आप ब्लॉक ले लो, Fe हैं, सब जगह Fe हैं।
तो इससे तो हमें ऐसे ही पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, तो मेटालिक सॉलिड तो हो ही नहीं सकता, ये तो सॉलिड स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देगा। यस, ये हो जाएगा। जैसे कि डायमंड है, वो कोवेलेंट सॉलिड है, कोवेलेंट नेटवर्क से बनता है, ऐसे ये चेन चलती चली जाएगी। तो ये सब जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। SiO2 इसका एग्जांपल है, SiO, ऐसे इनकी बॉन्डिंग होती चली जाती है, इन्फिनाइट नेटवर्क बनता है। तो इस नेटवर्किंग को ब्रेक करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। दूसरा चीज़, सिंस ये नॉन मेटल्स हैं तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, चाहे तो डायमंड को आप सॉलिड फॉर्म में लो या मोल्टन फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में ये नॉन कंडक्टर होगा। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर दिस केस। नेक्स्ट आते हैं, ये कह रहा है द फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म स्लोप ऑफ AB इज़। ये तो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड है। फ्रेंडलिज का जो केस होता है वो होता है x/m इट इज़ इक्वल टू k p पे पावर 1/n, जहाँ पे जो n की वैल्यू 1/n जो होता है ये 0 to 1 के बीच में वेरी करता है। तो यहाँ से जब हम log लेंगे तो log x/m इज़ इक्वल टू 1/n log ऑफ p प्लस log ऑफ k, ये आ जाएगा, और इसका स्लोप हो गया 1/n। तो ये तो डायरेक्ट उसी थियोरी पे बेस्ड है। और इसमें कब क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। ये इक्वेशन तो है, तो x/m इज़ इक्वल टू k p पे पावर 1/n। ये इक्वेशन में 3 केसेस होंगे। अगर प्रेशर लेस है, बहुत ही कम प्रेशर है, तो जो n की वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल होगी, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इक्वेशन ऐसे हो जाएगा x/m इज़ इक्वल टू kp। p अगर मॉडरेट है, मॉडरेट प्रेशर है, तो जो n की वैल्यू होगी, यहाँ पे 1/n को ही पुट करते हैं, 1/n की वैल्यू होगी 0 to 1 के बीच में। यहाँ पे 1/n को 1 लिख देते हैं। 1/n की जो वैल्यू होगी वो होगी, एक मिनट, इसको यहाँ पे लिखते हैं। 1/n की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 से 1 के बीच में। तो इस हिसाब से अगर आप n की वैल्यू बोलोगे तो n की जो वैल्यू होगी 1 से ग्रेटर और इन्फिनिटी से नीचे, ठीक है। तो उस केस में एब्सोल्यूट हम कुछ नहीं कर पाएंगे और उसको हमें इस फॉर्म में रखना होगा। और जब प्रेशर बहुत हाई होता है, P हाई, बहुत हाई, तो फिर जो 1/n की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, या n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो उस केस में 1/n जो होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा, और इक्वेशन आ जाएगा x/m इज़ इक्वल टू k, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ये पता होना चाहिए कि n की क्या वैल्यू किस प्रेशर रेंज में होता है। और इसका जो ग्राफ होता है इट इज़ लाइक दिस। पहले तो स्ट्रेट लाइन आएगा लो प्रेशर में, प्रेशर के साथ यहाँ x/m को, और यहाँ p को हम प्लॉट कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे कर्व होगा, और बाद में ये कांस्टेंट हो जाएगा x/m, क्योंकि प्रेशर का टर्म गायब हो चुका है। तो दिस इज़ द कर्व, ऐसा ग्राफ आएगा। तो ये पूरी थ्योरी है। इसने तो डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। डायरेक्ट इसने पूछा था कि स्लोप क्या होगा, तो स्लोप इसका 1/n हो जाएगा, क्योंकि इसने इस पे लॉग और इस पे भी लॉग को पुट किया, तो लॉग लेके हमने इस चीज़ को फाइंड किया। नेक्स्ट आते हैं, द मोस्ट सुटेबल सॉल्ट विच कैन बी यूज्ड फॉर एफिशिएंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड विल बी। अब देखो, ब्लड का मैंने एग्जांपल बता दिया है कि जो ब्लड है वो नेगेटिव है, नेगेटिव सॉल। तो अगर नेगेटिव सॉल है तो पॉजिटिव चाहिए होगा। तो पॉजिटिव आप देख लो किस आयन पे पॉजिटिव पे सबसे ज़्यादा चार्ज है। यहाँ पे 2+ है, यहाँ पे भी 2+ है, यहाँ पे तो +1 है, और यहाँ पे 3+ है। तो पॉजिटिव में चार्ज सबसे ज़्यादा इस केस में है, तो दैट्स वाई ये सबसे एफिशिएंट होगा। नेक्स्ट कह रहा है, इन फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एट मॉडरेट प्रेशर द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x/m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पे पावर x। द वैल्यू ऑफ x इज़, ये तो अभी मैंने बताया था, मॉडरेट प्रेशर में जो वैल्यू ऑफ x होगा वो 1/n होगा, और 1/n का ये रेंज है 0 to 1 के बीच में। ये डायरेक्ट इसने यही पूछ दिया है। तो मॉडरेट प्रेशर जोन में जो x की वैल्यू होगी, ठीक है, वो 1/n होगी। नेक्स्ट, हेडिंग फॉर द 9th, 10 क्वेश्चन ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स फॉर द हाइड्रोफिलिक सॉल्ट। देखो, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, वाटर लविंग, सॉल्वेंट लविंग कहेंगे, क्योंकि नहीं, हाइड्रो ही कहा है, वाटर लविंग। तो ये वाटर लविंग है,
तो जो वाटर लविंग सॉल्ट्स होंगे पानी से उनको प्यार रहेगा, इसलिए पानी में वो टिके रहेंगे, आराम से पानी के साथ रहना चाहेंगे। तो ये सॉल्ट्स जो होते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। अगर कभी आप पानी को ड्राई करके इनको सॉलिड के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में ऐसे बना दो और फिर जब आप पानी डालोगे तो पानी के प्रेम की वजह से ये वापस उसमें जाकर डिज़ोल्व होकर सॉल्ट्स बना देंगे। तो इसीलिए ये रिवर्सेबल नेचर के होते हैं। तो पहला तो पॉइंट यही कह रहे हैं कि दीज सॉल्ट्स आर रिवर्सेबल इन नेचर। येस, दिस इज़ करेक्ट। ये तो करेक्ट हो गया, क्योंकि पानी की वजह से, पानी के साथ इसकी एफिनिटी है बहुत ज़्यादा, तो जब भी आप पानी ऐड करोगे ड्राई करके तो फिर से वापस उसमें घुल जाएंगे। दीज सॉल्ट्स कैन नॉट ईजिली कोएगुलेट, बिल्कुल सही है। पानी के साथ इतना प्यार है इनको कि आप आपस में कोएगुलेट होके सेटल डाउन होना नहीं चाहेंगे, पानी में ही रहना चाहेंगे वाटर लविंग होने के कारण। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। दे डू नॉट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोलाइट फॉर द स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही है, क्योंकि पानी के साथ खुद ही स्टेबल है, इनको कोई एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं है फॉर द स्टेबिलिटी। तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। देयर विस्कोसिटी इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ दैट ऑफ H2O, ये तो गलत है, ये तो किसी भी सॉल्ट के लिए गलत है, क्योंकि जो सॉल्ट पार्टिकल है वो एक अलग नेचर का है, वाटर जो है वो एक अलग नेचर का है, दोनों की विस्कोसिटी तो अलग अलग ही होगी। हाँ, ये ट्रू सोल्यूशन होता तो हम कहते कि हाँ उनका ऑर्डर एक ही हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल इतने छोटे हो जाते हैं कि वो पानी का ही पार्ट हो जाते हैं, लेकिन कोलाइडल के केस में ऐसा नहीं होगा। तो दिस स्टेटमेंट, इसमें फोर्थ वाला जो है वो गलत हो गया। नाउ नेक्स्ट आते हैं 10th। द नेचर ऑफ चार्ज ऑन रिजल्टिंग कोलाइडल पार्टिकल व्हेन FeCl3 इज एडेड टू एक्सेस ऑफ हॉट वाटर इज़, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है NCERT में। जब आप FeCl3 को हॉट वाटर में ऐड करोगे, हॉट वाटर में, तो इसमें ये पहले तो FeOH3 बनाएगा पानी के साथ, FeCl3 + H2O, FeOH बनाएगा, और ये Fe3+ को एड्जॉर्व करके FeOH Fe3+ पॉजिटिव सॉल्ट बना देगा। और अगर इसको आप NaOH में ऐड करोगे, ये भी पता होना चाहिए, ऑल्दो इसमें पूछा नहीं है, NaOH में ऐड करोगे तो यही FeCl3 NaOH के साथ भी FeOH देगा, लेकिन NaOH के कारण OH- ज़्यादा रहेगा, तो ये OH- को एड्जॉर्व करेगा अपने सरफेस पे FeOH, और इसके साथ OH- एड्जॉर्व होकर ये नेगेटिव सॉल्ट देगा। तो ये नेगेटिव सॉल्ट का एग्जांपल है और ये पॉजिटिव सॉल्ट का एग्जांपल है। तो ये पूरी स्टोरी हो गई इस केस में। तो अब देखते हैं, तो ये पूछा है कि नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा, हॉट वाटर के केस को पूछा गया है। तो हॉट वाटर के केस में ये पॉजिटिव सॉल्ट दे रहा है, तो पॉजिटिव विल बी द आंसर। तो यही 2 शिफ्ट के 10 क्वेश्चंस थे जिसको हमने यहाँ पे कवर किया।